बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज़ करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक आइनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने आइनी तरमीम की मुखालफत पर इत्तफाक किया है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और आइनी तरमीम की मुखालफत के हवाले से अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राब्ता हुआ है। इस हवाले से पीर को कौमी असम्बली के इजलास से कबल अपोजिशन की अहम मशावरती बैठक भी मुनक्किद की जाएगी। आपको खबर दे रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद PDM की हिकमत अमली के हवाले से। आपको खबर दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक आइनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने आइनी तरमीम की मुखालफत पर इत्तफाक किया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए से कराने से मुतालिक आइनी तरमीम की मुखालफत के हवाले से अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राब्ता हुआ है और इस हवाले से पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन की अहम मशावरती बैठक होगी। उधर PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अगर हिस्सा ना लेते तो ना अहलों से सेनेट भर जाता। इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातों को भूल जाओ, पहले अपनी जान छुड़ाओ। बेहतरीन तरीके से अपना कार्ड खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सेनेट इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। एक इदारे को नहीं, पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। हुक्मरान बेवकूफ और हमाकतों के दरियाओं में डूबे हुए हैं कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है। इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ। मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ। पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते फौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहे। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल रहमान पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं। कहती हैं हक और सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान, मगर इसका भी एक यौम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने ही तरीके हैं। आपको खबर दे रहे हैं मरियम नवाज के ट्वीट के हवाले से। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और बोली कि हक और सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। एहसन इकबाल कहते हैं जब लाखों का मजमा इस्तीफा लेने इस्लामाबाद आएगा तो हुक्मरानों को राह फरार नहीं मिलेगा। नून लीग किसान विंग की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि किसान को मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल रहा। यूँ लगता है मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं। हुक्मरानी करने के लिए बड़ा दिल और बड़ी सोच चाहिए, लेकिन इमरान न्याजी के पास सिर्फ बुरा कहने वालों की टीम है। किसानों को इनका मजीद इस्तेसाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमरान खान की हुकूमत को मैं बताना चाहता हूं कि अगर उसने किसान दुश्मन पॉलिसियां, ज़राअत दुश्मन पॉलिसियां न तब्दील की तो वो मोदी सरकार के अंजाम से सबक सीखे। जिस तरह दिल्ली में आज 75,000 ट्रैक्टरों के साथ हिंदुस्तान का किसान दारुल खिलाफे में बैठा है, ये किसान भी जब PDM कॉल देगी तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, लेकिन इमरान खान के प्रोजेक्ट के फेल होने के साथ हमने पाकिस्तान की रियासत को फेल नहीं होने देना।
मुस्लिम लीग नून ने दोबारा इस मुल्क की बागडोर संभाल के मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है और उस कौमी तामीर नौ के लिए जो इमरान खान की हुकूमत की तबाहकारियां हैं इनसे मुल्क को निकालने के लिए हमें फौरी तौर पे हंगामी तौर पे रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसान विंग के जरिए ज़रई शोबे में जो तबाहकारी हुई है उससे हम कैसे निकलें और पाकिस्तान की ज़राअत को एशिया के अंदर हम नंबर 1 परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बनाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क पर नालायक टोला मुसल्लत है। वो कहते हैं कि पीडीएम थक गए, हम थके नहीं, हम तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका। जिन एटीएम्स ने फंड्स लगाए उन्होंने ही अशिया में किल्लत पैदा की, अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए। अब कहां गए घर और कहां गई नौकरियां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बाबर अवान कहते हैं शरीफों के लिए अपने केसेस में अपने बंदे लगाने का जमाना अब गुजर गया। बाबर अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज तक मुनफरिद तजुर्बा और सलाहियतों के मालिक रहे। शरीफों के लिए अपने केसों में अपने बंदे लगाने का जमाना गुजर गया। मेफेयर चोरी के माल से नहीं बनी तो घबराहट कैसी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में जुल्म और जबर का निजाम मुसल्लत है, करप्शन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत गैर संजीदा और नाकामी से दो चार है। वज़ीर आज़म कब तक वादों और दावों से कौम को धोखा देंगे। असेंबली में बैठे जागीरदारों और सरमायादारों में करोड़ों रुपए तकसीम हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क में 90 दिन में करप्शन खत्म करने का वादा किया था। 2.5 साल गुजरने के बावजूद हालात जू के तू हैं। मुल्क में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं, अवाम के मुंह से रोटी का नवाला तक छीन लिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के साथ TORs भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया गया, जो 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, जबकि कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्रुरी और मुआहिदों की छानबीन करेगा, जबकि कमीशन ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूहात की जांच करेगा। कमीशन सन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदही भी करेगा। वफाकी वजीर एजाज शाह कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा लगना शुरू हो गया, तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। PTI तो चाहती है सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट हो। वफाकी वजीर एजाज शाह के हवाले से आपको बता रहे हैं, जो कहते हैं कि इलेक्शन में सेनेट इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए हैं, तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। वो ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एजाज शाह ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। PTI तो चाहती ही है कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट का तरीकाकार इख्तियार किया जाए। उधर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटियां 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से तालीम का बहुत नुकसान हुआ, लूट मार का दौर अब खत्म हो चुका, अभी एहतिसाब होना बाकी है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद का कहना था कि सिंध हमारा अपना सूबा है, पाकिस्तान में करप्शन हमेशा उरूज पर रही, इसकी वजह लीडर्स का जाती मफादात और लूट मार है। अब मुल्क में ऐसा वज़ीर आज़म है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायजा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है। तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो
اس نقصان کا ازالہ کیا جائے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بڑی ہائی گریڈ پہ رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ہمیں لیڈران کرام ملے ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات اور اپنی لوٹ مار پہ زیادہ زور رکھا ہے اور عوام کی خدمت پہ کم رول. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایک ایسی حکومت ہے جو کہ دن رات کوشاں ہے عوام کی خدمت میں، اور یہ لوٹ مار کا دور جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن احتساب ہونا بھی باقی ہے، اور جن لوگوں نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، جن لوگوں نے یہاں پہ عوام کے منہ سے نوالا چھین کے اور چوری کر کے اپنی جائیدادیں باہر بنائی ہیں، ان کا ضرور احتساب ہو. سندھ ہمارا صوبہ ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، ہم سندھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. میں پچھلے 3 دن سے سندھ میں مختلف جگہ جا رہا ہوں، عوام سے مل رہے ہیں. یہ تو ہمارے ایک دل کو خوشی اور ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے سندھ میں آ کے، اور سندھ کی جو تاریخ اور سندھ کا جو ورثہ ہے وہ قابل دید ہے. ادھر محکمہ تعلیم سندھ نے 1 جولائی سے بورڈ کے امتحانات کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تعلیمی ادارے 1 فروری سے SOPs کے ساتھ کھولے جائیں گے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں امتحانات 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے میں ہوں گے. MCQs کو 50% کر دیا گیا ہے. اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کا کر لیا جائے، اور اس پیپر میں جو MCQs تھے اس کو 20% سے بڑھا کر 30% کر دیا جائے اور 50% کر دیا جائے. بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ 2 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کر سکے. تو یہ ایک بڑی چینج ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ مزید کووڈ کے کیسز کی وجہ سے اسکول اگر بند نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے اناؤنس کیا ہے اس پر عمل ہوگا. کورونا ویکسین کی پاکستان منتقلی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ویکسین پاکستان لانے کے لیے PIA کی جگہ ایئر فورس کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. چین نے پاکستان کو 5 لاکھ ویکسینز مفت دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد بیجنگ سے ویکسین پاکستان لانے کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں. کورونا ویکسین لانے کا پلان تبدیل کر لیا گیا ہے. ویکسین پاکستان لانے کے لیے ایئر فورس کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. کورونا ویکسین 1 فروری کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے. پہلی کھیپ میں کورونا ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں آئیں گی. اسد عمر کہتے ہیں کوویکس کی جانب سے 1,70,00,000 ویکسینز ڈوز فراہم کرنے کا خط موصول ہو گیا ہے. NCOC کی کورونا ویکسین حکمت عملی کا سرپرائز آ گیا. NCOC کی پیشگی تیاری اور بروقت اقدامات کا نتیجہ آ گیا. اپنے ٹویٹ میں اسد عمر نے قوم کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ کوویکس کی جانب سے 1,70,00,000 ویکسین ڈوز فراہم کرنے کا خط موصول ہو گیا ہے. کورونا ویکسین فروری سے ملنا شروع ہو جائے گی. 60 لاکھ ویکسین مارچ تک مل جائیں گی. تمام 17 ملین ڈوزز 2021 کی پہلی 6 ماہی میں موصول ہو جائیں گی. کوویکس سے ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کا معاہدہ 8 ماہ پہلے ہوا تھا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسد عمر کے حوالے سے، اور اچھی خبر ہے جن کی جانب سے کہا گیا کہ کوویکس سے پاکستان کی ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کا معاہدہ 8 ماہ پہلے ہوا تھا، اور 1 فروری سے یہ ویکسین پاکستان آنا شروع ہو جائے گی. ویکسین PIA کی بدائے اب پاکستان ایئر فورس کے ذریعے سے پاکستان لائی جا رہی ہے. پاکستان ایئر فورس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. NCOC کی کورونا ویکسین حکمت عملی کا سرپرائز آ گیا. NCOC کی پیش کی تیاری اور بروقت اقدامات کا نتیجہ آ گیا. آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں گے آپ کو کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی. وائرس 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 63 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات کی تعداد 11,623 ہو گئی. مزید 2,183 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,43,214 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 4,98,000 افراد صحت یاب، جبکہ 33,439 مریض زیر علاج ہیں. کورونا سے مزید 63 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 4,717، سندھ میں 3,986، خیبر پختونخوا میں 1,890، بلوچستان میں 195، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 259، اسلام آباد میں 475 اموات ہو چکی.
24 घंटों में 2183 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,57,000, सिंध में 2,45,663, खैबर पख्तूनख्वा में 66,680, बलूचिस्तान में 18,809, गिलगित बल्तिस्तान में 4,908, आज़ाद कश्मीर में 8,972 और इस्लामाबाद में 41,255 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 22,18,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,28,00,000 तक जा पहुंची। 7,45,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी है। अमेरिका में 4,48,000, ब्राजील में 2,23,000, भारत में 1,54,184, मैक्सिको में 1,56,600, रूस में 72,800, फ्रांस में 75,620, बरतानिया में 1,04,400 और सऊदी अरब में 6,368 अमवात हो चुकी हैं। मजीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पर कत्ल केस में सिंध की हुकूमत ने विफाक से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि डैनियल पर्ल के खानदान को कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए अदालत में नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। देखिए, वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है और जो अमेरिका के एक नामवर मशहूर सहाफ़ी डैनियल पर्ल का वो उसके कत्ल के वो जुर्म में मुलव्विस हैं और वो समझते हैं कि उन्हें उनके ख़ानदान को, डैनियल पर्ल के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान आ गया है, अब खोखर पैलेस और जाती उमरा पैलेस नहीं बनेंगे, अब गरीब का घर बनेगा, हम गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि मरियम सफदर ने सैफुल मुलूक खोखर को अपना सरमाया करार दिया तो दुरुस्त कहा, क्योंकि वो जिस बाप की बेटी हैं उनका सरमाया चोर, डाकू और कब्जा माफिया ही हो सकते हैं। 45 कनाल सरकारी अराजी सी और 150 कनाल जिहड़ी है आउटसाइड दूसरे लोगों की जिहड़ी अराजी वो कब्जा की हुई है। गवर्नमेंट ने वो अराजी छड़ाई जो 1.25 अरब रुपए जिसकी मालियत है। अब उसके ऊपर इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे और हम आपको गरीबों के घर बना के दिखाएंगे और उन्हां गरीबां दे विच हो सकता मेरे कुछ दोस्त कैमरामैन भी आन, ऐसे लोग जिन्हां दी 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार तनख्वाह उन्हां नूं उत्थे कर देंगे। और एक होर गल, ये जिहड़े लोग हुंदे ने 25,000, 30,000, 40,000, 20,000 कमाण वाला, ਇਹ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ तमाम बैंक्स ਨੂੰ इंस्ट्रक्शन ਦਿੱਤੀ है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ है उनको भी कर्जा दिया जाए घरों के लिए और आसान इंटरेस्ट पे दिया जाए। और अगर किसी की नौकरी नहीं है, वो जाती छोटा मोटा कारोबार करता है, तो उसको भी कर्जा दिया जाए। अब आप कहते हैं, बैंक कहते हैं जी हमें क्या बताओ कितना कमाता है, तो उसका बिजली का बिल देखें, उसका टेलीफोन का बिल देखें, वो जो गैस का बिल पे करता है उससे हिसाब लगा के उसकी इनकम का उसे कर्जा दें। अब खोखर पैलेस और जाती उमरा पैलेस नहीं बनेंगे, अब गरीब का घर बनेगा जिसका वादा करके खान आया था। फर्क सिर्फ एक है, वादे सारे करते सन, खलोता मर्दा बच्चा एक ही है। मेन वादा तुहाडे नाल एक सी और वो सी कि ना चोरां दे नाल हाथ नहीं मिलावांगे। मेरे खान दे उत्ते जिहड़ियां रोज बकवासियात हुंदियां ने, अटैक हुंदे ने, साडे वर्गे ओहदे अदना कारकन जिहड़े इत्थे झूठे परचे और झूठे मुकदमे फेस करदे ने अपनी हुकूमत हुंदे होए। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं खोखर बरादरान का नुमाइंदा चीखों पुकार के बजाय गरीब का दर्द भी महसूस करता। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चीखना, चिल्लाना और रोना धोना इन जराइम पेशा, कब्जा माफिया और इनकी सरप्रस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर हो चुका। खोखर साहब, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
ہمیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دو چیزیں انڈیکیٹ کی، ایک پارلیمنٹری رول کہ وہ ویک رہا جس کی وجہ سے آپ کا یہ سکور جو ہے وہ اوپر گیا، اور پارلیمنٹری رول میں جو اپوزیشن کا رول تھا اس کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، جو ایک ہمارا عوام فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے تھی، لیجسلیشن بھی نہیں ہوئی، اور وہ پالیسیز جو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو ریلیف دینے کا بننی چاہیے تھی وہ نہ بنی۔ دوسری چیز انہوں نے گورننس پہ انگلی اٹھائی۔ گورننس کے اندر اہم ترین جو آپ کا پارٹنر ہے وہ پولیس ہے، آپ کی انتظامیہ ہے۔ اب وہ پولیس اور انتظامیہ ہمیں تو جہیز میں جیسی ملی ہے، ہم ان ٹوموں کو، پنجابی چو ٹوما جڑیاں سانو ملیاں، ہم ان کو کلی کرانے میں مصروف ہیں۔ سابقہ دوار میں ہوا کہ میرٹ کا قتل عام ہوا، ضلع سبانی اور شاہی خاندان کے درباری ہواری اور خوشامدی ہر اچھی پوسٹ پہ براجمان ہوئے، اور ایک انگلی کے اشارے سے سینئر آفیسرز کو گھر بھیجا جاتا رہا اور موسٹ جونیئرز کو اوپر بٹھایا جاتا رہا، جس سے محکموں میں ڈی مورلائزیشن ہوئی۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز اول جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ایک درد بھری، آہیں بھری، سسکیوں بھری آواز میں کھوکھر برادران کھڑے ہو کے اپنی داستان بیان کر رہے تھے، تو ایک کنیز اول جو ہے وہ پھدک پھدک کے بینچز پہ وہ ان کو سبق پڑھا رہی تھی، ڈکٹیشن دے رہی تھی۔ تو یہ جو کنیز مافیا ہے وہ اس وقت جونک بن کے، دیمک بن کے پی ایم ایل لین کو چمٹا ہوا ہے، تو اس مافیا کو بھی ہم نے اس پہ گہری نظر ہے ہماری، اور ان کی حرکات و سکنات جہاں جہاں وہ جو کر رہی ہوتی ہیں اس پہ گہری نظر ہے۔ صاف پانی کمپنی ریفرنس کی تحقیقات میں پیش رفت، شہباز شریف کی بیٹی رابعہ داماد علی عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت نے دونوں ملزموں کے اشتہارات آویزاں کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے اشتہاری کی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کے اشتہارات آویزاں کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ تفتیشی افسر کو عدالت نے اشتہار آویزاں کرنے کے لیے فراہم کر دیا۔ عدالت نے پیش نہ ہونے پر دونوں کے خلاف اشتہاری کا حکم دیا تھا۔ نیب کی جانب سے دونوں ملزمان کو صاف پانی کمپنی ریفرنس میں نامزد کیا گیا ہے۔ رضی ننکانہ صاحب میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ میں بیٹے نے اپنی ماں، بیوی، بہن اور بھابھی کو قتل کر دیا۔ شاہکوٹ کی بسم اللہ گلشن کالونی میں ایک ہی گھر کی 4 خواتین کو قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بیٹے نے ماں، بیوی، بہن اور بھابھی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ ایک اور افسوسناک خبر اب تک پہنچائیں۔ ماضی کی معروف اداکارہ نیلو بیگم انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عرصے سے بیمار تھیں اور لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ اداکارہ نیلو بیگم اداکار شان کی والدہ تھیں۔ اداکارہ نیلو بیگم نے 12 سال کی عمر میں بھوانی جنکشن سے فلمی صنعت میں قدم رکھا۔ اداکارہ نیلو نے کئی فلموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ ان کی یادگار فلمیں دوشیزہ، عذرا، زرکا، بنجارن، بیٹی، ڈاچی، جیدار، شیر دی بچی، ناگن تھی۔ نیلو نے معروف ہدایتکار ریاض شاہد سے شادی کی اور اپنا نام عابدہ رکھا۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔